हेलो फ्रेंड्स। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम ड्रामे के मेयर लीड शाओ को देखते हैं, जो कि एक फूड डिलीवरी की जॉब करता है और वो एक बहुत बड़े घर पर डिलीवरी करने के लिए आया होता है। शाओ उस घर को देखकर शॉक्ड होता है और बोलता है, ये घर कितना आलीशान है, ज़रूर ये किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर होगा। वो विश करता है कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं पेरेंट्स को भी ऐसे ही घर में लेकर रहता। अब शाओ घर के अंदर जाता है। उस घर का ओनर मिस्टर हु शाओ को मारकर घर से निकाल देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की? हम बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं और तुम जैसे पुअर लोगों की हम अपने घर के अंदर आने भी नहीं देते। मिस्टर हुओ की सिस्टर आती हैं और अपने ब्रदर से बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो उसे कितनी चोट लग गई। तो मिस्टर हुओ बोलता है, अरे उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस नाटक कर रहा है। शाओ के पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन वो खड़ूस आदमी उसे वैसे ही कंडीशन में छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसकी सिस्टर मोयान, जो दिल की बहुत अच्छी है, वो शाओ के पास आती है और उससे पूछती है कि उसे चोट तो नहीं लगी। शाओ बोलता है कि मेरे पैर में चोट लगी है लेकिन मैं ठीक हूँ। तो मोयान बोलती है, तुम रुको, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगी। अब शाओ सोचता है कि अगर वो हॉस्पिटल गया तो उसे हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ेगा। अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा पुअर है और उसे अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। इसलिए वो मोयान से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अब शाओ एक जगह पर पार्सल देने जा रहा होता है और उसके पैर में चोट लगी होती है, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पाता। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो शाओ से पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसने खाना खाया न या नहीं। तो शाओ बोलता है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो और मैं जल्द ही घर का रेंट वगैरह सब भर दूंगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसकी मॉम शाओ से माफ़ी मांगते हुए बोलती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मुझे बुरा लगता है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो शाओ बोलता है, मॉम आप मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखना एक दिन हमारे हालात भी चेंज हो जाएंगे और हम भी एक बहुत बड़े घर में रहेंगे, इसलिए आप टेंशन न लो और अपना ध्यान रखो। अब वो पार्सल एक शॉप में रखकर एक जगह पर आकर बैठ जाता है। उसका पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बुढ़ा आदमी आता है और शाओ से बोलता है, तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो शाओ बोलता है कि मैं एक गरीब हूँ और अगर मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है, तुम फिक्र मत करो, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारे पास अच्छा घर, अच्छे कपड़े और बहुत सारे पैसे होंगे। तो शाओ बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं एक गरीब हूँ और भला मेरे पास ये सब कहाँ से आएगा? तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बट उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब शाओ को लगता है कि ये बुढ़ा आदमी उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वो बोलता है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए तो मैं जो चाहे वो कीमत चुका दूंगा। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है, ठीक है, हमारी डील हो गई। शाओ अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें 30 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट आ गई होती है। बट शाओ सोचता है कि ये फेक है और वो उस बुढ़े आदमी से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोगों को अच्छे से जानता हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो बुढ़ा आदमी बोलता है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें अपने डिसीजन पर पछताना नहीं है। तभी वहाँ पर मोयान भी आ जाती है और शाओ से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है। शाओ बोलने लगता है कि मैं इस बुढ़े आदमी से बात कर रहा हूँ, ये मुझे पागल समझ रहा है। लेकिन वो बुढ़ा वहाँ से गायब हो जाता है तो शाओ सोचता है कि ये अचानक कहाँ चला गया। मोयान शाओ से पूछती है कि वो अब कैसा फील कर रहा है। उसे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने चली आई। तभी वहाँ पर मिस्टर वांग भी आ जाता है और मोयान से बोलता है, तुम इस डिलीवरी बॉय के लिए अपनी पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? तो मोयान बोलती है, मिस्टर वांग तुम जाओ, मैं अभी वापस आती हूँ। तो मिस्टर वांग उसके क्लोज आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। वो उसे टच करने लगता है तो शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें एक लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर वांग शाओ से बोलता है, तुम एक डिलीवरी बॉय हो तो अपनी औकात में रहो, वरना मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन शाओ बोलता है, मैं एक लड़की के साथ मिसबिहेव होते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर वांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी मोयान शाओ का हाथ पकड़ लेती है और मिस्टर वांग से बोलती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मिस्टर वांग बोलता है, मोयान तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय है और तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। वो शाओ को धमकी देता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा।
तो मोयान बोलती है, शाओ भले ही पुअर है लेकिन वो दिल का साफ है, इसलिए तुम कुछ भी कहो, मैं इसे लाइक करती हूँ। मिस्टर वांग को गुस्सा आता है और वो मोयान को मारने लगता है, लेकिन शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक बहुत ही जोर से घूंसा मारता है और बोलता है, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना बहुत मार खाएगा। अब मिस्टर वांग वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए शाओ को धमकी देता है कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। मोयान शाओ को देख रही होती है और सोचती है कि ये एक आम सा लड़का है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत है। शाओ मोयान से बोलता है, तुम इस ठरकी आदमी की बात क्यों सुनती हो, तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए था। तो मोयान बोलती है, हमारी मूव फैमिली पर बहुत ज्यादा लोन है और मिस्टर वांग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहती। शाओ बोलता है कि तुमने कितने पैसे उधार लिए हैं। तो मोयान बोलती है कि 200 मिलियन युआन। अब शाओ को लगता है कि मोयान 200 युआन की बात कर रही है, तो वो मोयान से बोलता है कि मेरे पास कुछ सेविंग है, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। मोयान को लगता है कि ये एक आदमी डिलीवरी बॉय है, इसके पास कितने ही पैसे होंगे, इसलिए वो शाओ से बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो शाओ बोलता है कि तुम मुझे ये पैसे बाद में वापस कर देना। अब शाओ अपने फ़ोन से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और गलती से वो 500 मिलियन युआन ट्रांसफ़र कर देता है, जो देखकर मोयान शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। शाओ को लगता है कि उसने कम पैसे दिए हैं, तो वो मोयान से बोलता है कि मेरे पास और हैं, मैं वो भी दे सकता हूँ। तो मोयान भी बोलती है, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब शाओ को खुद भी पता नहीं होता कि उसने कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, वो खुद ही नहीं जानता कि उसके अकाउंट में कितने ज़्यादा पैसे हैं। मोयान सोचती है कि शाओ एक बहुत रिच बिजनेसमैन है और वो बस अपने आप को प्रूव करने के लिए फूड डिलीवरी की जॉब करता है। अब वो शाओ से बहुत अच्छे से बात करने लगती है और बोलती है कि क्या कल तुम मेरे साथ पार्टी में आना चाहोगे। तो शाओ बोलता है, कल तो मुझे बहुत ज़्यादा काम है लेकिन मैं आने की कोशिश करूँगा। तो मोयान बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी। शाओ को एक कॉल आता है और वो मोयान से बोलता है कि मुझे अर्जेंट डिलीवरी देने जाना है और वो चला जाता है। शाओ को बैंक से एक कॉल आता है और वो उसे बोलते हैं कि अभी उसके अकाउंट से मिस मोयान के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। बैंक वाले पूछते हैं कि क्या ये उसकी परमिशन से हुआ है। तो शाओ बोलता है, हाँ ये मैंने खुद ही किए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बस एक छोटी सी अमाउंट तो है। तो बैंक वाले शाओ से बोलते हैं कि एक बार आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। शाओ जब चेक करता है तो उसमें 30 बिलियन से ज़्यादा पैसे होते हैं। शाओ सोचता है कि ये एक फेक मैसेज है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब अगली पार्टी का सीन हम देखते हैं। उस पार्टी में सिर्फ रिच लोगों को ही एंट्री की परमिशन होती है और जिसकी भी नेटवर्थ 5 बिलियन से कम होती है उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती। एक लेडी रिक्वेस्ट करती है कि उसके अकाउंट में 4 बिलियन है, लेकिन वो लोग उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देते और उसे बाहर निकाल देते हैं। शाओ भी मोयान के साथ आता है। मोयान शाओ से बोलती है कि आज इस पार्टी में सिर्फ अमीर लोगों की रैंकिंग बताई जाने वाली है। वहीं पर मिस्टर वांग आता है और वो सबके सामने शाओ की इंसल्ट करने लगता है और बोलता है कि ये एक डिलीवरी बॉय है, इसे यहाँ आने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। मोयान मिस्टर वांग से बोलती है कि शाओ भी उन्हीं की तरह एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इसलिए उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मोयान एंट्री गेट पर अपना अकाउंट चेक करती है। उसकी नेटवर्थ 5 बिलियन से ज़्यादा होती है, इसलिए उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। बट गार्ड शाओ को रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें भी अपना अकाउंट चेक करवाना पड़ेगा। मोयान बोलती है कि ये मेरे साथ आया है। गार्ड बोलते हैं कि ये उनके रूल्स हैं, इसलिए हर एक को अपना अकाउंट चेक कराना पड़ेगा। तो मोयान शाओ से बोलती है कि ये इनके रूल्स हैं, इसलिए तुम इन्हें अपना कार्ड दे दो। अब शाओ डरते हुए अपना कार्ड दे देता है। जब वो कार्ड को चेक करते हैं तो शाओ के अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो दोनों गार्ड्स शाओ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर वांग तो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इन गार्ड्स को क्या हो गया। अब मिस्टर वांग शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक होता है। अब मिस्टर वांग शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर किम के पास जाता है, जिनकी कुल नेटवर्थ 10 बिलियन से ज़्यादा है। वो मिस्टर किम को बोलता है कि आज यहाँ सबको पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा रिच हैं, हम आपकी रैंकिंग चेक करना चाहते हैं। तो मिस्टर किम बोलता है, मुझे इसकी नीड नहीं है, सबको पहले से ही पता है कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। तो वांग बोलता है, बट एक बार रैंकिंग चेक करने में क्या जाता है। तो मिस्टर किम बोलता है, ठीक है तुम चेक कर सकते हो। अब शाओ और मोयान पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की और एक आदमी उन दोनों के साथ ठीक से बात नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि इस पुअर बॉय को हमारे साथ मत बिठाओ। मोयान का भाई भी वहाँ आ जाता है और वो मोयान से बोलता है कि तुमने इस डिलीवरी बॉय को यहाँ क्यों लाया है, यहाँ पर उसकी जगह नहीं है।
मिस्टर वांग भी वहां आ जाता है और वो सब मिलकर शाओ की इंसल्ट करने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है और सबकी रैंकिंग बताई जाती है। सभी लोग स्क्रीन पर देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर शाओ का नेम होता है, जिसकी नेटवर्थ 30 बिलियन से भी ज्यादा है। मोयान शाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर सबसे अमीर इंसान हो। अब वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं जिन्होंने पहले शाओ की इंसल्ट की होती है। मिस्टर किम सभी से कहते हैं कि तुमने इस लड़के को गरीब समझकर उसकी इंसल्ट की, लेकिन ये इस मुल्क का सबसे अमीर बिजनेसमैन निकला। मिस्टर वांग भी डर जाता है और सोचता है कि शाओ तो बहुत रिच बिजनेसमैन है और मैंने उससे मिसबिहेव किया है, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। शाओ मोयान से बोलता है कि ये रिपोर्ट गलत है, मैं एक आम डिलीवरी बॉय हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मोयान बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कल तो तुमने मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे ट्रांसफर किए थे। तो शाओ बोलता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, और वो सबसे सामने आकर माफी मांगने लगता है। लेकिन वहां पर सभी को ऐसा लगता है कि शाओ उन लोगों से माफी मांगने को बोल रहा है क्योंकि उन्होंने उसकी इंसल्ट की थी। अब वो लोग सभी सारे नील डाउन होकर माफी मांगने लगते हैं। शाओ उन लोगों से बोलता है कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो भी उनकी तरह ही एक आम इंसान है, उसे उनकी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि शाओ सबसे ज्यादा अमीर इंसान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अच्छा और डाउन टू अर्थ पर्सन है, और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर मिस्टर वैंग और हु बोलते हैं कि शाओ कोई रिचेस्ट पर्सन नहीं है, ये एक डिलीवरी बॉय है, ये सबसे झूठ बोल रहा है। अब वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को वहां से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि शाओ सबसे ज्यादा रिच है और वो लोग उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। अब वो सभी लोग शाओ को घेर लेते हैं और उससे बिजनेस टिप्स मांगते हैं। एक लड़की शाओ को टैब दिखाकर बोलती है कि आप इसमें से कोई शेयर चूज करें, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी। शाओ बोलता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, मुझे इसमें से कुछ नहीं समझता है। बट वो लोग जिद करने लगते हैं तो शाओ आंख बंद करके एक शेयर पर हाथ रख देता है। अब वो सभी लोग उस शेयर को बाय करने लगते हैं। शाओ ये देखकर उन सभी को बोलता है कि ऐसा मत करो, तुम्हें लॉस हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर में वो लोग चेक करते हैं कि शाओ ने जो शेयर चूज किया है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शाओ की तारीफ करने लगते हैं। शाओ मोयान को बोलता है कि मैंने तो बस ऐसे ही उस शेयर को चूज किया है, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर ये कैसे हो गया। मोयान बोलती है अब तुम नाटक करना बंद करो, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। अब वो दोनों जो रैंकिंग चेक कर रहे थे वो आकर बताते हैं कि मिस्टर शाओ इस कंट्री का रिचेस्ट पर्सन है और इनकी नेटवर्थ 38 बिलियन युआन है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन शाओ को लगता है कि उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो उन लोगों से माफी मांगने लगता है। वो दोनों शाओ से बोलते हैं कि हम आपका नाम रिचेस्ट मैन की लिस्ट में डालना चाहते हैं, लेकिन शाओ उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब वो सभी लोग सोचते हैं कि मिस्टर शाओ कितना ज्यादा सिंपल है, वो अपनी आइडेंटिटी भी किसी को नहीं बता रहा। वहीं मिस्टर किम, जो अब तक वहां पर सबसे अमीर थे, वो सोचते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने मेरा सारा गुरूर एक झटके में तोड़ दिया, मुझे भी उससे कुछ सीखना चाहिए। अब मिस्टर किम अपने घर आता है और अपनी बेटी जिया को बोलता है कि आज की पार्टी में एक लड़का आया था जिसकी नेटवर्थ हमसे कई गुना ज्यादा है। उसकी बेटी बोलती है डैड, आप जानते हैं ना कि हम सबसे अमीर हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास हमसे ज्यादा पैसा हो। तो मिस्टर किम बोलता है बेटा, अभी तक मुझे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और जब मैं मिस्टर शाओ नेम के एक लड़के से मिला जिसके पास हमसे कहीं ज्यादा पैसा है, मगर उसके अंदर गुरूर नाम को भी नहीं है, वो एक फूड डिलीवरी का काम भी करता है। तो उसकी डॉटर बोलती है डैड, मैं भी उस लड़के से एक बार मिलना चाहती हूँ, मुझे देखना है कि वो कौन है। अब जिया अपने ड्राइवर को लेकर शाओ के पास जाती है और अपने ड्राइवर से पूछती है शाओ, जो कि सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, वो यहाँ पर क्यों रहेगा। तभी शाओ बाहर आता है और उसका ड्राइवर बोलता है ये वही लड़का है। जिया देखती है कि शाओ एक फूड डिलीवरी का ड्रेस पहनता है और अपने काम पर जा रहा है। वो ये देखकर शॉक्ड थी, उसे लगता है कि शाओ सच में बहुत स्मार्ट है और अपनी ये रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए फूड डिलीवरी की जॉब कर रहा है। शाओ मिरर में उस बुढ़े आदमी को देखता है, मगर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब शाओ अपनी जॉब पर आता है जहां उसे अपने कुछ फ्रेंड्स और मैनेजर मिलते हैं। वो लोग भी शहर के रिचेस्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे थे। शाओ अपने मैनेजर से एक दिन की छुट्टी मांगता है, तो मैनेजर शाओ से बोलता है कल तुम कहाँ गए थे, कल भी तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया और आज तुम्हें एक और छुट्टी चाहिए। शाओ बोलता है कल मैं सबसे अमीर आदमियों की पार्टी में गया था। तो वो लोग उससे पूछते हैं क्या तुमने वहां पर उस पर्सन को देखा जिसे सब इस कंट्री का सबसे अमीर आदमी बोल रहे हैं। तो शाओ बोलता है वो पर्सन तो मैं ही हूँ। तो वो सब लोग हंसने लगते हैं और शाओ से बोलते हैं तुमने कभी अपने आप को देखा है,
तुम एक डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो और रिच मैन बनने का ड्रीम देखते हो। तो शाओ बोलता है, आपने जो मानना है मानिए, लेकिन आप मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। तो मैनेजर बोलता है, मैं तुम्हें आज की छुट्टी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी वहां पर जिया आ जाती है। वो सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये मिस्टर किम की डॉटर है, ये इस शहर की सबसे अमीर है। शाओ मैनेजर से बोलता है, मुझे छुट्टी दो। तो मैनेजर बोलता है, तुम पहले अपना पार्सल डिलीवर कर दो और छुट्टी ले लो। अब शाओ वो पार्सल लेकर जा रहा होता है। जिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है, जिससे जिया को बहुत बुरा लगता है। उसका असिस्टेंट जिया से बोलता है, मैं आपके लिए शाओ से बात करूं, लेकिन जिया उसे मना कर देती है। शाओ का मैनेजर जिया के पास आता है और उससे बात करने लगता है और पूछता है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जिया बोलती है, मैं यहाँ पर शाओ के लिए आई हूँ। तो मैनेजर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वो तो अभी पार्सल देने गया है, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, आपको जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। वो बोलती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शाओ से ही काम है, आप उसको मेरा नेम बोल देना, मैं बाद में आती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। तो मैनेजर सोचता है कि मिस जिया यहाँ सिर्फ शाओ से मिलने क्यों आई थी। तभी एक लड़का बोलता है, शायद शाओ ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी और मिस जिया यहाँ पर उसकी कंप्लेन करने आई होंगी। तो मैनेजर बोलता है, शायद तुम सही हो, वो लड़का बहुत ज़्यादा पागल है। और वो शाओ को कॉल करके वापस बुला लेते हैं और फिर उसे डांटने लगते हैं। शाओ बोलता है, मैंने क्या किया है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो सभी लोग शाओ से बोलते हैं, तुमने मिस जिया को नाराज़ किया है। शाओ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। शाओ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस जॉब को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है और मैनेजर से शाओ के बारे में पूछती है। मैनेजर बोलता है, आप फिक्र मत करो, मैंने उसे फायर कर दिया है, अब वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुमने मिस्टर शाओ की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की, अब मैं तुम्हें बैंकक्रप्ट कर दूंगी। मैनेजर बोलता है, मिस जिया, आप ही के लिए तो मैंने उसे फायर कर दिया है, उसने आपको नाराज़ किया था ना। तो जिया बोलती है, तुम्हें पता है कि वो कौन है, वो इस सिटी का रिचेस्ट पर्सन है। मैनेजर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक बहुत पुअर बॉय है। तो जिया बोलती है, अब तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और तुम्हें उसकी सज़ा जल्द ही मिलेगी। और वो वहाँ से चली जाती है और वो मैनेजर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि सभी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। वो सभी बात कर रहे होते हैं कि इस साल उनके शहर का बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है, इसलिए उन्हें किसी बड़े इन्वेस्टर की ज़रूरत है। मिस्टर किम बोलते हैं, मेरी डॉटर जिया मिस्टर शाओ से बात करने गई है, मिस्टर शाओ ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। तो सभी लोग बोलने लगते हैं, हाँ, अगर मिस्टर शाओ ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तभी वहाँ पर जिया आती है और अपने डैड से बोलती है, मैं मिस्टर शाओ से मिल नहीं पाई। तो मिस्टर किम बोलते हैं, हमें मिस्टर शाओ के लिए कुछ बड़ा प्लान करना होगा। एक आदमी एडवाइस देता है, हमें उन्हें खुश करने के लिए उन्हें अलग गिफ्ट देने चाहिए। तो सभी लोग मान जाते हैं और बोलते हैं, जल्दी से मिस्टर शाओ का पता लगाओ। अब मोयान भी वहाँ होती है और बोलती है, मैंने मिस्टर शाओ का पता लगाया है, अभी वो रॉयल होटल के पास है। तो मिस्टर किम बोलते हैं, हमें अब जल्द से जल्द मिस्टर शाओ के पास जाना चाहिए। उधर शाओ उस होटल में आता है जहाँ पर उसके कॉलेज के फ्रेंड्स ने एक पार्टी रखी होती है और शाओ को भी इनवाइट किया होता है। अब शाओ होटल में आता है। होटल की मैनेजर शाओ को पहचान लेती है और उसे अंदर जाने देती है। अब शाओ उस रूम में आता है जहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स बैठे होते हैं। वो लोग शाओ के ड्रेस का मजाक उड़ाते हैं और उसकी इंसल्ट करते हैं। हान शाओ से बोलता है, क्या तुम अभी भी फूड डिलीवरी की जॉब करते हो और फिर भी तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ खाने का बिल पे कर पाओगे। अब हान शाओ को बिल दिखाता है और बोलता है, तुम जैसा पुअर बॉय हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है। शाओ बोलता है, तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ बुलाया है और अब तुम खुद ही मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो हान बोलता है, हमने कॉलेज के सभी मेंबर्स को इनवाइट किया था, मगर तुम्हें हमने नहीं बुलाया था, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो एक बार बिल चेक कर लो और देखो कि तुम उसे पे कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। शाओ बिल देखता है और सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत ही महंगा खाना है और वो अपना अकाउंट चेक करता है कि उसमें कितने पैसे हैं और वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में 1000 युआन से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जब शाओ अपना अकाउंट चेक करता है तो वो खुद भी सरप्राइज होता है, उसमें टोटल 38 बिलियन युआन होते हैं। अब शाओ समझ जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने उससे सच कहा था और वो सभी लोग भी उसके बारे में सच बोल रहे थे कि उसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा है।
सू शाओ से बोलती है कि अगर उसके पास बिल पे करने के पैसे नहीं है तो उसे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसके दूसरे फ्रेंड्स भी शाओ से बोलते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। शाओ बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम तो एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो और हमारे साथ बैठकर तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अब शाओ को पता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो उन लोगों से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम सभी का बिल पे कर दूंगा। लेकिन उनको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए एक लड़की बेल बजाकर वेटर को बुलाती है। अब उस वेट्रेस के साथ होटल की मैनेजर भी आती है और वो शाओ से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करती है और शाओ से बोलती है कि आप हमारे A+ रूम में क्यों नहीं बैठ जाते। अब ये सब सुनकर उसके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर किम भी आ जाते हैं और वो सभी शाओ के सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ये देखकर उसके फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने रिचेस्ट बिजनेसमैन भी शाओ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब वो सभी लोग भी शाओ से बहुत प्यार से बात करने लगते हैं, लेकिन शाओ अब उन्हें भाव नहीं देता और मिस्टर किम और बाकी लोगों को लेकर बाहर आता है और उन लोगों से पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। मोयान शाओ से बोलती है कि हम सभी यहाँ आपसे मिलने आए हैं क्योंकि इस साल हमारी सभी कंपनियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें किसी बड़े इन्वेस्टर की नीड है। इसलिए हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करें। शाओ को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है जिसके साथ बात करने के बाद ही शाओ के अकाउंट में ये पैसे आ गए थे। अब शाओ सोचता है कि मैं तो सच में बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बन गया हूँ। वहीं पर जिया अपने डैड से बोलती है कि मुझे मिस्टर शाओ से माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी वजह से उस फूड शॉप वाले ने उन्हें जॉब से फायर किया था। तो मिस्टर किम बोलते हैं कि अभी के लिए तुम उसके सामने मत जाओ, पहले इन लोगों को उससे बात करने दो। शाओ उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए। तो मोयान बोलती है कि हमें 30 मिलियन युआन चाहिए। अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा उसमें आपका 50% शेयर होगा। तो शाओ उनकी बात मान लेता है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शाओ को थैंक्स करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। सू उन लोगों की पूरी बातें सुन रही थी और उनके जाने के बाद शाओ के पास आती है और उससे बात करने लगती है। सू बोलती है कि तुम मुझे कॉलेज टाइम से ही लाइक करते थे और मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, तो क्यों ना हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो शाओ बोलता है अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, कुछ देर पहले तो तुम मुझे अपने साथ बिठाने को भी तैयार नहीं थी। तो सू शाओ से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे एक चांस दे दो। शाओ समझ जाता है कि यह अब उसके पीछे क्यों पड़ी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब शाओ मोयान के साथ एक मॉल में आता है और उसे थैंक्स करता है और बोलता है कि जब से मुझे मिली हो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मोयान बोलती है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुमने हर बार मेरी हेल्प की है। वहीं पर सू भी उनका पीछा करते हुए आती है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब शाओ और सू इस जगह पर आए थे तब यहाँ पर सू को एक बैग पसंद आ गया था, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था। वो शाओ ने उसे खरीद कर नहीं दिया था, जिससे सू नाराज हो गई। अब प्रेजेंट में शाओ मोयान से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहता हूँ। मोयान शाओ से बोलती है कि इस स्टोर में सब ब्रांडेड बैग्स हैं, मैं ये सब नहीं लेना चाहती। तभी वहाँ पर स्टोर की ओनर आती है। शाओ ओनर से पूछता है कि अगर तुम इस स्टोर को बेचना चाहोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस लेडी को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन वो शाओ से बोलती है कि इस स्टोर की कीमत 5 मिलियन है। तो शाओ बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 6 मिलियन दूंगा और अब से ये स्टोर मेरा। वो ओनर तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो शाओ उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है तुम अपने पैसे ले लो और मुझे एग्रीमेंट पेपर ला कर दो। तो वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और भाग कर अंदर जाती है और फ़ौरन स्टोर के एग्रीमेंट्स लेकर आती है और उसे शाओ को दे देती है। और शाओ से बोलती है कि मुझे इस स्टोर से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स ही नहीं हैं, लेकिन तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी। अब वो वहाँ से चली जाती है। मोयान शाओ से बोलती है कि तुमने स्टोर को बाय करके मिस्टेक की है, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है। तो शाओ बोलता है इस स्टोर में सभी ब्रांडेड बैग्स मिलते हैं, हमें बस इससे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज दी जाएंगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस होगा और हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये सुनकर मोयान शाओ से बोलती है कि तुम सच में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुमने इतनी जल्दी कितने आगे का सोच लिया है। तो शाओ बोलता है कि मैंने इस जगह काफ़ी दिनों तक जॉब की है, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। अब शाओ वो एग्रीमेंट पेपर मोयान को दे देता है और बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। वहीं पर सू उन्हें देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने शाओ से ब्रेकअप कर लिया था। वो सोचती है कि उसे फिर शाओ के क्लोज जाना चाहिए। वो यान शाओ से बोलती है कि वो ये नहीं ले सकती। वो बोलती है कि तुमने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है, अब मैं तुमसे और कुछ नहीं ले सकती, तुम्हें ही किसी और को देना चाहिए।
तभी शाओ को अपनी मॉम की याद आती है और वो बोलता है कि मैं किसी और को गिफ्ट दूंगा। मुयान शाओ से बोलती है कि मैं कंपनी में जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। इसके बाद सू शाओ के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैंने अभी तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुमने ये स्टोर बाय किया है। शाओ सू से बोलता है कि अब तुम मेरे पास अपने मतलब से आ रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो सू बोलती है कि तुम मुझे अपने स्टोर में जॉब ऑफर कर सकते हो, मैं तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड हूँ, तो इस नाते तुम मेरी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो। तो शाओ बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आज से इस स्टोर में जॉब पर रखता हूँ। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ ने उस स्टोर को पूरी तरह चेंज किया है और अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं और सू उन सब से परेशान हो चुकी है और शाओ से बोलती है कि कल तो यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं था और अब अचानक से इतने सारे कस्टमर्स आ गए। वहीं पर हम उस स्टोर की पहली ओनर मिस डेजी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उससे बोलती है कि मैंने अपना स्टोर बेच दिया, काफ़ी दिनों से वहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। उसकी फ्रेंड बोलती है कि जिसने भी उसे खरीदा है वो कोई पागल ही होगा। अब वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं। डेजी की फ्रेंड बोलती है ये तुम्हारा स्टोर तो पूरी तरह चेंज हो गया और यहाँ पर अब बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। डेजी को ये देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। शाओ उसके पास आता है और उसे थैंक्स करता है कि उसने ये स्टोर उसे बेच दिया। डेजी की फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, तुमने इतना अच्छा स्टोर बेच दिया, अब देखो यहाँ पर कितने ज़्यादा कस्टमर्स हैं। डेजी उसे वहाँ से ले जाती है। शाओ सू के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तो तुम स्टोर का ध्यान रखो। अब शाओ बैंक में आता है पैसे निकालने के लिए। वहाँ पर एक मैन जो अपनी वाइफ के साथ आया होता है वो शाओ की इंसल्ट करने लगता है। अब वो दोनों वहाँ पर वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की आकर उन्हें बोलती है कि आप दोनों में से कोई एक रूम में बैठ सकता है। तो वो आदमी बहुत खुश होता है और बोलता है मैं ही वीआईपी रूम में बैठ सकता हूँ। तो वो लेडी बोलती है कि हम आप दोनों में से किसी एक को ये वीआईपी रूम दे सकते हैं। तो शाओ बोलता है कि मैं इसके लिए 50,000 पे करूँगा। तो उस मोटे आदमी की वाइफ बोलती है कि मुझे वीआईपी सर्विसेज चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि मैं 1 लाख पे करूँगा। तो शाओ बोलता है कि मुझे ये वीआईपी सर्विसेज नहीं चाहिए, तुम इन दोनों को ही दे दो और इन्हें मेरे से दूर ले जाओ। उस मोटे आदमी की वाइफ शाओ से बोलती है कि तुम जैसे पुअर लोग हमारे साथ में बैठने के काबिल नहीं है। वो बैंक वाली लड़की शाओ को पहचान लेती है और बोलती है आपने मुझे पहले आपके बारे में क्यों नहीं बताया। और वो उससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि आप मेरे साथ चलिए, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब शाओ उसके साथ अंदर चला जाता है और वो आदमी बहुत गुस्सा होता है कि बैंक वाले शाओ को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब शाओ अपने घर आता है जहाँ पर हम उसके मॉम और डैड को देखते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। वो लोग शाओ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके डैड शाओ से पूछते हैं कि तुमने आने से पहले हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो बोलते हैं कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तो शाओ बोलता है डैड आप फिक्र मत करो, मैंने खाना खा लिया है। वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ और अब मैं आप लोगों को इस कबाड़ खाने में नहीं रहने दूंगा। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं। उसकी मॉम शाओ को उनके जमा किए हुए पैसे देती है और बोलती है कि तुम इसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करो। तभी बाहर उनके घर की ओनर आती है और शाओ से बोलती है कि तुम यहाँ आ गए हो तो अब मेरे पैसे दे दो। शाओ के डैड बोलते हैं कि ये अभी अभी आया है, तुम इसे आराम करने दो। तो वो खड़ूस आंटी शाओ के डैड से वो गुल्लक छीनने लगती है जिससे सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। शाओ की मॉम वो पैसे उठाने लगती है। शाओ उनसे बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ और लेकर आया हूँ और वो अंदर से पैसों का बैग लेकर आता है और उनके सामने उसे खोल देता है। वो लोग इतने सारे पैसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शाओ अपने मॉम डैड से बोलता है कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए आप लोग किसी चीज़ की फिक्र मत करो। वो खड़ूस आंटी शाओ से बोलती है कि मेरा बेटा भी बहुत रिच है और वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, उसने हमारे लिए एक नया घर भी खरीदा है और अब हम उसकी पार्टी करने वाले हैं। और वो शाओ से बोलती है कि मेरा बेटा तुमसे कहीं ज़्यादा अमीर है, इसलिए तुम मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। वो बोलता है कि तुम्हें पहले मेरे मॉम डैड से इज्जत से बात करनी चाहिए, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ इज्जत से बात करूंगा। वो खड़ूस आंटी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बात करने की। और वो अपने बेटे को कॉल करके बुलाती है। उसका बेटा शैन वहाँ आता है और शाओ से बोलता है कि तुम चुपचाप मेरी मॉम से माफ़ी मांग लो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, वरना मैं तुम्हें बैंकक्रप्ट कर दूंगा, मेरी बहुत ज़्यादा पहचान है। तो शाओ बोलता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला, तुम्हें जो करना है वो करो। अब शैन किसी को कॉल करके बोलता है शाओ का अकाउंट ब्लॉक कर दो।
वो सामने वाला पर्सन बोलता है कि मिस्टर शाओ का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता, वो स्पेशल कैटेगरी में आता है, उनका अकाउंट टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। ये सुनकर शन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी मॉम से बोलता है कि शाओ से माफी मांगो और दोबारा उन्हें परेशान मत करना। अब वो अपनी मॉम को लेकर वहां से चला जाता है। शाओ की मॉम और डैड शाओ से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया। उसकी मॉम बोलती है कि बेटा, हम पुअर ही सही, लेकिन हमें गलत तरीके से कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए। तो शाओ बोलता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आप लोग ज्यादा मत सोचो। अब वहाँ पर शाओ की आंटी फेंग और अंकल आते हैं जो शाओ के मॉम डैड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ पर शाओ को पता चलता है कि किम नाम का एक पर्सन उसकी फैमिली को बुली करता है। शाओ आंटी फेंग से पूछता है कि ये किम कहाँ रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। अब वो सब वहाँ आते हैं और शाओ देखता है कि ये किम वही है जो उसे बैंक में मिला था। उसकी वाइफ शाओ से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर हमसे बदला लेने आए हो। शाओ किम से बोलता है कि तुमने मेरी फैमिली को बहुत बुली किया है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा और दोबारा किसी को बुली मत करना। मिस्टर किम बोलता है कि यहाँ पर जितने भी किसान हैं उन्हें मैं राशन देता हूँ और ये सब लोग मेरे पैसों पर पल रहे हैं, इसलिए तुम मुझसे मत उलझो वरना तुम्हारी पनिशमेंट ये बेचारे लोग भुगतेंगे। मैं इनके खेतों के लिए जो चीजें देता हूँ वो मैं बंद करवा दूंगा। तो शाओ बोलता है ठीक है, तुम बंद कर सकते हो, मैं इनके लिए कहीं और से ये सब मंगवा लूंगा, लेकिन अब ये लोग तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, तुमने इन लोगों को बहुत बुली किया है। मिस्टर किम बोलता है कि इसके बहुत सारे पैसे लगेंगे, तुम्हें पता है कि किसानों के खेतों में जो गड्ढे डाले जाते हैं वो कितने महंगे मिलते हैं। तो शाओ बोलता है कि मुझे पता है और मेरे पास पैसे हैं, मैं वो सब ला सकता हूँ। तो मिस्टर किम की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उधर हम मोयान को देखते हैं जो कि सीएम से बात कर रही होती है। सीएम मोयान से शाओ के बारे में पूछते हैं। मोयान बोलती है कि शाओ इस सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन वो बहुत काइंड हार्टेड है। तभी सीएम को मिस्टर किम की वाइफ कॉल करके बोलती है कि यहाँ पर शाओ लुयान नाम का लड़का हमें बुली कर रहा है और मारने की धमकी दे रहा है। तो सीएम फौरन अपने आदमियों को बोलते हैं कि जाकर मिस्टर किम की हेल्प करो। मोयान सीएम से बोलती है कि शायद वो लड़का शाओ है, हमें जाकर देखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ वहां से जाने लगता है तो मिस्टर किम उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और मिस्टर किम से बोलते हैं कि तुम लोगों को धमकी क्यों दे रहे हो। तो मिस्टर किम उनसे ही बोलने लगता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर मैंने अपने बॉस को कॉल की तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वो आदमी अपना मास्क निकालता है और वो कोई और नहीं बल्कि सीएम सर होते हैं, जिसे देखने के बाद मिस्टर किम तो डर जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसे अरेस्ट करवा लेते हैं। इसके बाद सीएम सर शाओ से माफी मांगने लगते हैं कि उसे मिस्टर किम की वजह से परेशान होना पड़ा। वो सभी लोग जो वहाँ होते हैं सभी हैरान होते हैं कि सीएम सर खुद आकर शाओ की हेल्प क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट डे शाओ अपने विलेज वालों से बात करता है। वो लोग उससे बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि वो हमेशा इसी तरह तरक्की करे। तो शाओ उन लोगों से बोलता है मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। शाओ उन सभी फार्मर्स से बोलता है कि मैं इस पूरे विलेज को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर अच्छी रोड्स, अच्छे स्कूल्स और खेतों के लिए पानी को मैनेज करना चाहता हूँ ताकि हमारा ये विलेज बहुत ज़्यादा आगे जाए। अब विलेज वाले परेशान होते हैं। आंटी फेंग शाओ से बोलती है तुम्हें पता है इन सब में कितना पैसा लगेगा। तो शाओ बोलता है मैं इसके 500 मिलियन खर्च करने को तैयार हूँ, बस तुम लोग अपने खेतों के लिए मेहनत करो। अब वो लोग तो सब हैरान होते हैं और शाओ से पूछते हैं कि क्या वो सच में उनके लिए ये सब करेगा। तो शाओ बोलता है ये विलेज मेरा है और आप लोग सभी मेरी फैमिली हो, तो मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। उधर हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो मोबाइल पर न्यूज़ देखता है कि किस तरह शाओ विलेज के लोगों की हेल्प कर रहा है। ये न्यूज़ देखकर मिस्टर वांग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका पूरा बिजनेस उस विलेज से ही होता था। वो अपने आदमी को बोलता है जल्दी से इसके बारे में पता लगाओ। उधर शाओ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। शाओ अपने मॉम डैड से बोलता है कि वो उनके लिए एक आलीशान घर खरीदना चाहता है, लेकिन उसके मॉम डैड बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यही खुश हैं। तो शाओ बोलता है नहीं, मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ और मेरे पास अब बहुत सारे पैसे हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। उधर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जिया के पास जाता है और बोलता है मैं आपको बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन आपको उसकी एक कीमत चुकानी होगी। जिया उसे एक पागल समझकर भगा देती है और फिर अपने असिस्टेंट से बोलती है कि वो जल्दी से मिस्टर शाओ को ढूंढे। उधर शाओ अपने मॉम डैड को एक प्रॉपर्टी बाय करने के लिए लेकर जाता है और वो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखता है।
लेकिन ऑफिस के लोगों को लगता है कि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होंगे और वो शाओ से बोलते हैं कि ये तुम्हारे बजट से बाहर है, इसलिए तुम कोई और देख लो। लेकिन शाओ बोलता है नहीं, हमें यही चाहिए। शाओ उन्हें अपना कार्ड देता है। जब वो लोग कार्ड में बैलेंस चेक करते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और फौरन शाओ से माफी मांगने लगते हैं। शाओ उन लोगों से बोलता है क्या अब मुझे ये प्रॉपर्टी मिल सकती है, वरना मैं कहीं और चला जाऊं। तो वो लोग शाओ से माफी मांगने लगते हैं और अपने मैनेजर को बुलाते हैं। मैनेजर आता है और शाओ का बैलेंस चेक करता है और वो फौरन अपने बॉस मिस्टर वांग को कॉल करता है। वांग भागते हुए आता है, लेकिन जब शाओ को देखता है तो सोचता है कि ये तो एक डिलीवरी बॉय है, ये हमारी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। वो अपने आदमियों से बोलता है तुम लोग इसे गलत समझ रहे हो, ये बस एक आम डिलीवरी बॉय है। तो उसके मैनेजर और एम्प्लॉयज वांग से बोलते हैं कि आप मिस्टर शाओ को गलत समझ रहे हैं, ये इस सिटी के रिचेस्ट पर्सन है, आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मिस्टर वांग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास कोई पैसे नहीं है। शाओ उसके सभी एम्प्लॉयज से बोलता है तुम इसकी जॉब से रिजाइन कर दो, मैं तुम्हें इससे अच्छी जॉब दिलाऊंगा। अब वो लोग सभी शाओ की बात मान जाते हैं और जॉब छोड़कर चले जाते हैं। मिस्टर वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओ से बोलता है तुमने मेरे आदमियों को बहकाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर जिया आ जाती है। मिस्टर वांग फौरन जिया के पास जाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर देती है और शाओ को बहुत से गिफ्ट्स देकर उससे माफी मांगती है। ये देखकर मिस्टर वांग जिया से बोलता है मैम, ये आप क्या कर रही हैं? ये बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है, आप इससे माफी क्यों मांग रही हैं? तो जिया वांग से बोलती है तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा बिजनेस बर्बाद कर दूंगी। अब शाओ अपने मॉम डैड को लेकर उस शानदार घर में आता है। उसके मॉम डैड इतने बड़े घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब शाओ सू के पास आता है। सू पहले से काफी चेंज हो गई थी। उसने अकेले ही पूरे स्टोर का ध्यान रखा होता है, जो देखकर शाओ बहुत खुश होता है। सू बोलती है मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, अब तुम्हें मेरे लिए एक शानदार बैग बाय करनी होगी जो मैंने तुमसे कहा था। तभी वहां पर उनकी एक और क्लासमेट जोय आ जाती है और वो सू को स्टोर में काम करता देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है तुम अभी भी इस शाओ के पीछे पड़ी हो, इसके साथ रहकर तुमने अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया। वो सू की इंसल्ट करने लगती है और उसके सामने अपना बैग दिखाकर फ्लेक्स करती है। तभी शाओ बोलता है मैं भी सू के लिए कुछ लेकर आया हूँ, और वो अपनी कार की डिक्की खोलता है जिसमें बहुत सारे महंगे बैग्स होते हैं, जिसे देखकर जोया बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और सू से माफी मांगने लगती है। इसके बाद वो शाओ से अपने लिए भी एक बैग मांगती है, लेकिन शाओ उसे देने से मना कर देता है। अब हम मिस्टर वैंग को देखते हैं, जो कि मोयान के पास आया होता है और उसे धमकी देता है कि वो उसकी कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने वाला है। अब मोयान बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि अगर वांग ने उनकी पार्टनरशिप तोड़ दी तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब वो शाओ के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। तो शाओ उसे बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और वो कंपनी के सभी मेंबर्स की मीटिंग रखता है, जहाँ पर सभी लोग मोयान को चिल्ला रहे होते हैं कि उसने मिस्टर वांग को नाराज क्यों किया। अगर उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ दी तो कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। मोयान उन लोगों से बोलती है मिस्टर शाओ हमारी हेल्प करना चाहते हैं, आप एक बार उनकी बात सुने। तो वो लोग बोलते हैं ये कौन है और ये हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। वो शाओ से पूछते हैं तुम पहले क्या करते थे। तो शाओ उन्हें बोलता है मैं पहले फूड डिलीवरी की जॉब करता था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और मोयान से बोलते हैं तुमने सोचा भी कैसे कि ये लड़का हमारी हेल्प कर सकता है। अब वो सभी लोग अपने शेयर्स लेकर कंपनी छोड़ने का प्लान करते हैं और सभी अपने अपने शेयर्स ले लेते हैं। तो शाओ उन सभी को बोलता है कि तुम लोगों के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं तुम्हारी जगह नए लोगों को रख लूंगा। अब वो लोग बोलने लगते हैं अगर तुम हमें यकीन दिला सको कि बिजनेस बर्बाद होने के बाद भी हम लॉस पे नहीं होंगे तो हम तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं। तो शाओ उन लोगों से बोलता है मैं अभी तुम्हारे सारे शेयर्स की कीमत दे सकता हूँ, और वो अपने आदमियों को बुलाकर उनके सामने पैसों का बैग रख देता है, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पैसे देखकर शाओ की बात मान लेते हैं। अब उनमें से 3 लोग वांग के पास आते हैं और उसे ये सारी बातें बता देते हैं। वांग गुस्से में उन सभी को वहां से जाने को बोलता है। अब वो सब लोग शाओ के पास आते हैं। शाओ और मोयान उन लोगों से बोलते हैं कि अगर उन्हें उनके साथ वर्क करना है तो उन्हें लॉयल रहना होगा, वरना वो उन्हें कंपनी से निकाल देंगे। वांग हु को कॉल करके बोलता है कि उसे किसी की हेल्प चाहिए। वो उसे बोलता है कि वो अभी ताइवान में है, वो जल्दी वहाँ आकर सब ठीक कर देगा। अब नेक्स्ट डे सभी लोग एक जगह जाते हैं जहाँ बहुत सी कीमती चीज़ों की नीलामी हो रही थी। वांग जानबूझकर सभी चीज़ों को बाय करने लगता है ताकि वो शाओ की इंसल्ट कर सके, लेकिन इससे शाओ को कुछ फर्क नहीं पड़ता।
थोड़ी देर बाद शाह खुद ही सभी को बोलता है कि ये ऑक्शन का ओनर वो खुद है और उसने ये सब उन्हें बेचा है। ये सुनकर वांग हैरान होता है क्योंकि उसने शाओ को हराने के लिए बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। अब वांग अपने डैड के पास आता है और उन्हें बोलता है कि मैंने कंपनी के कुछ एसेट्स बेच दिए हैं। ये सुनकर उसके डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो वांग उन्हें बोलता है कि ये सब उस शाओ की वजह से हुआ है। वांग के डैड शाओ के बारे में पूछते हैं तो वांग बोलता है कि वो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है, लेकिन मिस्टर किम और उसकी डॉटर जिया उसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो इतना रिच हो गया है। शायद मिस्टर किम की डॉटर शाओ को पसंद करती है और उसी ने उसकी हेल्प की है। वांग के डैड बोलते हैं तो पहले हमें मिस्टर किम से बदला लेना होगा। तो वांग बोलता है हम उनसे बदला कैसे ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं। तो वांग के डैड बोलते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है जिसके पास शैतानी दिमाग हो, और हमसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। अब वो वांग से बोलता है कि हम सबसे पहले मिस्टर किम के पास जाएंगे और उन्हें अपनी कंपनी के एसेट्स बेचने की डील करेंगे। वांग डैड से बोलता है क्या आप हमारी कंपनी उन्हें बेचना चाहते हैं? तो उसके डैड बोलते हैं नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि वो हमारी कंपनी खरीदे। अब वो दोनों मिस्टर किम के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम कंपनी को बेचना चाहते हैं। अब वो उन्हें उसका एग्रीमेंट दिखाते हैं। मिस्टर किम वांग के डैड से बोलते हैं कि आप अपनी इतनी अच्छी कंपनी को इतनी कम कीमत में क्यों बेचना चाहते हैं? तो वो बोलते हैं कि अब हम अपने विलेज जाना चाहते हैं और वहाँ पर फॉर्मल इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, इसलिए ये कंपनी बेचनी है। अब मिस्टर किम उनकी बातों में आकर उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। वांग अपने आदमी को बोलकर सभी केसेस लीक करने को बोलता है। जल्दी मिस्टर किम को समझ आता है कि वांग के डैड ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है और बहुत जल्द उनकी कंपनी बंद होने वाली है। मिस्टर किम वांग के डैड को बोलते हैं कि तुम अपनी कंपनी को वापस अपने नाम कर लो, लेकिन वांग के डैड बोलते हैं कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मेरी कंपनी में टोटल 500 मिलियन का लोन है और आज उसकी लास्ट डेट है। अगर उसे चुकाया नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी और आपको जेल। वांग और उसके डैड ने कई लोगों को गलत प्रॉपर्टी बेचकर तकरीबन 500 मिलियन का घोटाला किया था और आज उन्होंने वो कंपनी मिस्टर किम को बेच दी। अब वो सभी क्राइम्स जो उन्होंने किए थे वो सब अब मिस्टर किम के ऊपर आने वाले हैं। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ ऐसा न करे, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और मिस्टर किम से बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। वांग और उसके डैड बोलते हैं कि अब उनकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन शाओ बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अपने अकाउंट से वांग इंडस्ट्री में 500 मिलियन ट्रांसफर कर देता है और बोलता है कि हम उन सभी लोगों को उनके पैसे दे देंगे जिससे कोई भी कंपनी पर केस नहीं करेगा। अब वांग और उसके डैड तो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि शाओ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। मिस्टर किम बोलते हैं कि मिस्टर शाओ इस सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। वांग और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर किम शाओ से बोलते हैं कि अब तुम इस कंपनी को रखो क्योंकि तुमने 500 मिलियन खर्च किए हैं, लेकिन शाओ बोलता है कि ये कंपनी तुम ही रखो, बस इसके 30% शेयर्स मेरे नाम कर देना। अब मिस्टर किम उसकी बात मान जाते हैं। वांग के डैड उसे बहुत पीटने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने इतने रिच पर्सन से पंगा क्यों लिया। वांग बोलता है कि वो कोई रिच पर्सन नहीं है, ये सब मिस्टर किम और उसकी डॉटर ने किया है, वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो उसके डैड वांग की बात समझ जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें शाओ पर पीछे से वार करना चाहिए। अब वो वांग को लेकर शाओ के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वांग के डैड उसे पीटने लगते हैं और शाओ से माफी मांगने को बोलते हैं। अब शाओ बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब हम हुओ को देखते हैं जो वांग और उसके डैड से मिलता है और वो दोनों मिलकर शाओ से बदला लेने का प्लान करते हैं। हुओ एक प्लान बनाता है और बोलता है कि हमें उन लोगों से बदला लेने के लिए सबसे पहले उनके बिजनेस को बंद करना होगा। इसके लिए वो उनकी कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने का प्लान करते हैं। अगर कंपनी के सीक्रेट्स लीक हुए तो उन सभी की कंपनी के शेयर्स तेजी से नीचे गिर जाएंगे और उनका सबका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं। अब मिस्टर किम और बाकी सब भी उस चीज को लेकर परेशान होते हैं और उनके इन्वेस्टर अपने पैसे निकालने लगते हैं, जिससे उनके शेयर्स की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगती है और वो सभी लोग परेशान होते हैं। लेकिन शाओ उन्हें बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अब हम देखते हैं कि उनकी कंपनी के शेयर फिर से तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। वांग के डैड और हुओ ये देखकर परेशान होते हैं। वांग के डैड हुओ पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि उनकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम होने के बजाय और बढ़ गई है। हुओ खुद भी परेशान होता है कि ऐसा कैसे हो गया। यहीं पर वांग और हुओ की लड़ाई भी हो जाती है। अब वो सभी शाओ के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया।
तो शाओ उन्हें बोलता है कि उसने सभी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे पहले ही दे दिए थे, इसलिए सीक्रेट्स लीक होने के बाद भी किसी ने अपने शेयर्स नहीं बेचे, क्योंकि ये सभी शेयर्स मेरे पास हैं और मैंने खुद ही अलग अलग नेम से कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है। अब वो लोग सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो शाओ से बदला लेने का प्लान करता है और वो अपने आदमियों को लेकर उसे मारने जाता है जब शाओ अपने विलेज आया होता है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ सीएम सर भी होते हैं, जो कि इस शहर के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। यहाँ पर सीएम का मतलब मेयर से है, ना कि चीफ मिनिस्टर से। अब वो शाओ से बोलता है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और अपने आदमियों को उसे मारने को बोलता है। लेकिन शाओ उसके आदमियों को 1 मिलियन देता है, जिससे वो शाओ की तरफ हो जाते हैं और हुओ को पकड़ लेते हैं। सीएम सर अपने आदमियों को बुलाकर हुओ को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। रात को शाओ सीएम से कहता है कि वो अपने आधे पैसे गांव की बेहतरी के लिए खर्च करना चाहता है, ताकि यहाँ बच्चों का फ्यूचर संवर सके। सीएम सर शाओ से कहते हैं कि तुम एक निहायत काइंड हार्टेड पर्सन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। इतने में वांग और उसके फादर सीएम सर के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि शाओ ने उनकी कंपनी खरीद ली है, जिसमें 500 मिलियन का घपला था। वो सीएम सर को सारे प्रूफ्स देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शाओ को अरेस्ट करवाएं, मगर सीएम, जो पहले ही ये जानते थे, वांग के फादर से कहते हैं कि पहले वो तमाम क्राइम रिपोर्ट्स उनके पास लाएं, तभी वो कोई एक्शन लेंगे। उधर मिस्टर किम शाओ से कहते हैं कि वांग और उसके डैड उसे फंसाने के लिए फेक रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, इसलिए वो शाओ को मशवरा देते हैं कि अपनी कंपनी के तमाम शेयर्स उनके नाम कर दे ताकि वो महफूज रह सके। लेकिन शाओ कहता है कि वो किसी को भी जेल नहीं जाने देगा। अगर कोई जेल जाएगा तो वो सिर्फ वांग और उसके डैड होंगे। वांग और उसके डैड अपने लैपटॉप में वो तमाम क्राइम रिपोर्ट्स ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। उल्टा उनके ही नाम पर क्राइम रिपोर्ट्स वायरल हो जाती हैं। तब उन्हें समझ आता है कि सीएम सर भी शाओ के साथ मिले हुए हैं और ये सब उनके हैकर्स ने किया है। सीएम सर उन दोनों से कहते हैं कि शाओ मेरा फ्रेंड है और मेरे होते हुए कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो दोनों को अरेस्ट करवा कर उन पर धोखाधड़ी और दीगर तमाम क्राइम्स का ब्लेम करवा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ टाइम कैद हो जाती है। जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और उनसे कहता है कि लालच इंसान को अंधेरे में ले जाती है। वांग के डैड उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, तुम अपने काम से काम रखो। बूढ़ा जवाब देता है कि सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हारा गुरूर खत्म नहीं हुआ। उधर मुयान और उसके साथी शाओ से पूछते हैं कि उसने बगैर किसी को बताए ये सब कैसे कर लिया। शाओ कहता है कि उसने कई साल होम डिलीवरी का काम किया है, इसलिए वो लोगों को पहचान सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसीलिए उसने पहले ही जान लिया था कि वांग और उसके डैड क्या करने वाले हैं, और उसने पहले ही सीएम सर से बात करके उनके प्लान को बर्बाद कर दिया। अब वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फिर शाओ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है। शाओ उसे देखकर कहता है कि मैं काफी दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। बूढ़ा आदमी शाओ से कहता है, तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली और जैसा कि मैंने कहा था, अब तुम्हें इन पैसों के बदले कुछ देना पड़ेगा। शाओ उस बूढ़े से कहता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। बूढ़ा कहता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, यही रूल है, अब तुम अपनी लाइफ जी चुके हो। शाओ जवाब देता है कि मैं रेडी हूँ, मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं, अब मुझे किसी बात का गम नहीं। बूढ़ा आदमी शाओ की रूह निकालने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो हैरान होकर शाओ से पूछता है कि तुमने उन पैसों का क्या किया। शाओ कहता है कि मैंने उन सभी पैसों को लोगों की हेल्प के लिए खर्च कर दिया, अब वो लोग मुझे जिंदगी भर दुआएं देंगे। बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुमने अपने लिए कितने पैसे खर्च किए। शाओ कहता है कि मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए एक आलीशान घर खरीदा है। बूढ़ा फिर पूछता है, खुद के लिए क्या किया। शाओ जवाब देता है कि मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड के लिए एक स्टोर खरीद दिया है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी शाओ से कहता है, ये सब कुछ तुमने दूसरों के लिए किया है, लेकिन तुमने अपने लिए क्या किया। शाओ जवाब देता है, मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने इन पैसों को दूसरों के फायदे के लिए यूज किया है, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी तुम्हें मार नहीं सकता। इसलिए अब तुम फ्री हो और अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। ये सुनकर शाओ एक बार सब कुछ छोड़कर अपनी पुरानी डिलीवरी जॉब शुरू कर देता है और सोचता है, अब मैं सब कुछ अपनी हार्ड वर्क और काबिलियत से हासिल करूंगा। तभी अचानक मोयान और जिया उसके पास आती हैं। शाओ उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये दोनों यहाँ क्यों आई हैं। उसी वक्त वहाँ सू भी आ जाती है, जो शाओ से गुस्से में कहती है, अगर इस बार तुमने मुझे अकेला छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।